हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, एक छोटा सा स्वीट सा टॉपिक जिससे हमारे 3 से 4 नंबर पेपर में आ जाएंगे। इस टॉपिक को लोग तो बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक, जो इशू ऑफ शेयर में भी है और इशू ऑफ डिबेंचर में भी है। लेकिन हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर से सवाल शुरू करेंगे, फिर इशू ऑफ शेयर में 3-4 ही सवाल इस टॉपिक पे, वहां से भी जाके करेंगे। तो हम दोनों चैप्टर से इस टॉपिक के सवाल करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक लगेगा दोनों के अंदर। इस टॉपिक को मैं बोलता हूं वेंडर वाला टॉपिक। बुक में किस नाम से मिलता है अगर मैं आपको बताऊं, इशू ऑफ डिबेंचर में आप क्वेश्चन नंबर 9 के आसपास है। कौन से नंबर पे है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ही है इशू ऑफ डिबेंचर में, जिसका नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख तो देता हूं टॉपिक का नाम, कि बुक में जो नाम होता है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत ही छोटा और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही बेटा। इसको मैं बोलता हूं वेंडर वाला टॉपिक। कौन सा? वेंडर वाला टॉपिक, ठीक है। वेंडर वाला क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको बेटा। कंसिडरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। अब ये भी नहीं पता क्या होता है। इसका मतलब होता है बदले में क्या मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक कंपनी हो, आप अपने शेयर इशू कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। आप ये कैश क्यों ले रहे हो? आप शेयर क्यों इशू कर रहे हो? आपको क्या जरूरत थी? हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, हाँ थोड़ा सा नहीं, आपने फर्स्ट क्लास बोल गया, कोई बात नहीं। मुझे बिजनेस चलाने के लिए ना कोई प्लांट मशीनरी वगैरह खरीदनी है बड़ी सी, कोई 1-2 करोड़ की, 1-2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। तो वो जो प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं है, तो वो पैसा मैं आप लोगों के थ्रू इकट्ठा कर रहा हूँ। ये मैं अगर कंपनी हूं तो आप कंपनी हो, तो आप शेयर इशू कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? कैश। उससे कैश से आप क्या यूज करोगे? उस कैश का कोई बड़ा प्लांट या मशीनरी खरीद के लाओगे, जिससे आप अपना बिजनेस सेटअप कर पाओ। यही तो मीनिंग हुआ ना इसका, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो? मान लो आपको कोई प्लांट खरीदना है, कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी थी 2 करोड़ रुपए की, उसके लिए आप शेयर इशू कर करके लोगों से 100 रुपए इकट्ठे कर करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे थे। आ रहा है समझ में? 2 लाख शेयर इशू किए, 100 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए? 2 करोड़। लेकिन 2 लाख लोगों से बार बार झमेला लेना पड़ा। आप एक काम करो, मुझसे ही एक डीलिंग कर लो। क्या? कि सर आपसे मशीनरी खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए की, तो मशीनरी खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? राम से मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जल्दी बोलो। मशीनरी डेबिट टू राम। आ रही बात समझ में? मशीनरी डेबिट टू राम, ये तो खरीदने की एंट्री हो गई। फिर जब राम को कैश देते तो, या चेक से पैसा देते तो क्या एंट्री होगी? चेक पेड टू राम की एंट्री, राम डेबिट टू कैश या बैंक, बैंक बोल दे, राम डेबिट टू बैंक। अब मुद्दा क्या है? पहले आप शेयर इशू करके बैंक में पैसा लाओगे, फिर वो बैंक से चेक काट के मुझे दोगे। आप मुझसे ये डीलिंग कर लो ना कि सर मैं आपको चेक देने की बजाय मेरी कंपनी के 2 करोड़ के शेयर रख लो आप। अरे एक ही बंदे से काम निपट जाए। बाजार में शेयर इशू करूंगी, पैसा लाना पड़ेगा, फिर सर को पैसा देंगे, तो इससे बेहतर है ना कि सर को ही शेयर चिपका दें, पटा लो अगर सर पड़ जाए तो। आ रही बात समझ में? तो वेंडर कौन होता है? पहली बात समझ लो, वेंडर वो जिससे आपने कोई मशीनरी, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग, कोई चीज खरीदी है। वेंडर का मतलब होता है दुकानदार। पता है आपको वेंडर का मतलब क्या होता है? शॉपकीपर, दुकानदारी है, जिससे आपने सामान खरीदा है वो। यानी यहां पे राम, अगर मैं आपसे बोलूं आपने राम से मशीनरी खरीदी, तो वेंडर का नाम क्या है? राम। अब राम को कैश देने के बजाय राम को क्या दे दो? शेयर ही चिपका दो। कहती सर दुनिया को देती फिरती हो चेक, शेयर आप ही ले लो ना, क्यों ना। तो मैंने कहा पूरे 2 करोड़ के? कह रही हाँ पूरा 2 करोड़ के, आप शेयर ही ले लो। मैंने कहा ये सही है, मैंने मशीनरी लगा दी तुम्हारे यहाँ पे, और अब तुम चेक देने के बजाय क्या दे रहे हो मुझे? शेयर दे रहे हो। अच्छा, जब कैश दे रहे थे या चेक दे रहे थे, तब आप क्या एंट्री कर रहे थे? मशीनरी डेबिट टू बैंक, ओ सॉरी राम डेबिट टू बैंक कर रहे थे, हाँ या ना? राम को चेक दिया तो क्या एंट्री कर रहे थे आप? राम डेबिट टू बैंक। और अगर चेक देने की बजाय शेयर दोगे तो क्या लिख दोगे? राम डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गया टॉपिक खत्म। यही था, इतना सही टॉपिक था। मशीनरी खरीदने पे क्या एंट्री करोगे? मशीनरी डेबिट टू राम। राम को अगर चेक दिया, मान लो चेक दिया, तो क्या एंट्री करनी है? राम टू बैंक। और राम को अगर बदले में चेक की बजाय डिबेंचर दे दिया या शेयर दे दिया, तो क्या एंट्री करनी है? राम डेबिट टू डिबेंचर या राम डेबिट टू शेयर कैपिटल। आ रहा है समझ? 3 नंबर आ रहे हैं ना घर पे? ठीक है। ये जो तीसरी एंट्री मैंने बताई, इस तीसरी एंट्री में वैल्यू डालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। बोर्ड पे लिखूंगा, बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा, एक ही सेकंड में याद हो जाएगा। चलो मैं पहले आज के टॉपिक के नोट्स बनवा देता हूं। नोट्स बनाए, वैसे तो नोट्स बिल्कुल फर्जी हैं इसके, लेकिन फिर भी हमेशा नोट्स जरूर लिखने चाहिए। पहला टॉपिक, पहली एंट्री किस चीज की होगी बेटा? असेट खरीदने पर, हाँ या ना? असेट खरीदने पर।
केवल देखते रहो, कॉपी मत करो, आराम से कर लेना कॉपी। तो असेट खरीदने पर बेटा जो असेट आप खरीद के लेके आओगे ना, सन्ड्री असेट लिख रहा हूं मैं यहां पे। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, विविध का मतलब होता है कोई सी भी असेट हो सकती है, ठीक है। तो सन्ड्री असेट डेबिट का मतलब डेबिट वर्ड कमसिन होता है। अगर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी डेबिट कर देना, बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग डेबिट कर देना, फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर, यानी जो भी असेट खरीद रहे हैं उसे डेबिट कर देना, कोई दिक्कत। टू में मैं यहां लिख रहा हूं वेंडर, वेंडर यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा। सवाल ऐसा लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई, तो बताओ हर्ष वेंडर कौन है, एक्स या वाई? मशीनरी फ्रॉम वाई, बिल्कुल सही। जिससे खरीदी, किससे खरीदी? वाई से, तो वाई वेंडर है। और किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री होगी? एक्स की बुक्स में जर्नल। तो यहां पे वेंडर की बजाय क्या लिख दोगे? वाई लिमिटेड लिख दोगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वैल्यू कौन सी आएगी? परचेज वैल्यू, यानी जितने में भी आपने वो मशीनरी खरीदी है वो वाली वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हम सामने वाले बंदे से केवल मशीनरी नहीं खरीदेंगे, सामने वाले बंदे का पूरा बिजनेस ही खरीद लेंगे, पूरा का पूरा चालू बिजनेस ही। यानी ये मान लो कि मैं किसी दिन एक रेस्टोरेंट होटल में गया मैडम को लेके, हम लोग डिनर कर रहे हैं, और हाँ क्या, हाँ फिर हमें क्या मैडम को है ना क्या डिनर में पसंद नहीं आया उसका बनाया हुआ कुछ ऐसे, तो वो हमने वेटर को बुलाया, थोड़ी बहस होने लगी, हमने मैनेजर को बुलाया, फिर और बहस होने लगी। उसने कहा कि सर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप पे मत करो, कहीं और जाके खा लेना। मैंने कहा तू पेमेंट की क्या बात कर रहा है, तेरे जैसे होटल तो 10 में यूं खरीद लूं, तेरे जैसे होटल तो 10 में यूं खरीद लूं, तू औकात क्या है इस होटल की ये बता। उसने कहा 5 करोड़ रुपए। मैंने कहा 5 करोड़? मैंने अपनी चेकबुक बेटा तुरंत निकाली, मैंने कहा 5 करोड़, और मैंने क्या लिखा, मैंने कहा नाम अपना डाल लियो, निकल अब यहां से। मैंने इमीडिएटली उसको बोला ये चेयर खाली कर, 5 करोड़ दे दिया। अब इसका मालिक कौन है बिजनेस का? मैं शांति से इस चेयर पे आके बैठ गया। बेटा जब मैं चेयर पे बैठा तो मेरे दिमाग में बड़ी खुशी खुशी थी, इस चेहरे पे स्माइल थी। क्यों बेटा? मैं मनी मन पता है क्या सोचा था, मैंने कहा मैनेजर बेवकूफ निकला, इसकी जो बिल्डिंग जो है कम से कम 4 साढ़े 4 करोड़ की, मैंने 5 करोड़ बोला था, 5 लाख बोला था, 5 करोड़। मैंने कहा कम से कम ये बिल्डिंग 4 करोड़ रुपए की तो है, और जितना इसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इतना बढ़िया सा सब कुछ कर रखा, फर्नीचर वगैरह, 2 करोड़ का तो कम से कम ये काम भी है। मैं मनी मन खुश हो गया कि 4 करोड़ की तो बिल्डिंग आ गई, 2 करोड़ का फर्नीचर स्टैब्लिश हो रखा है, किचन विचन तैयार कर रखा है, ये हो गया। तो मैंने कहा यार 6 करोड़ का माल मैंने तो मैं बढ़िया निकला, 5 करोड़ में तुरंत ही खरीद लिया, घर बैठे 1 करोड़ का मुनाफा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही बैठा ये सोच रहा था, गांव भर में यानी मोहल्ले भर में फटाफट से एक आंख की तरह हवा फैल गई कि भाई इस दुकान का मालिक बदल गया है। हवा फैल जाती है ना, बड़ी जल्दी बात बदल जाती है, भाई दुकान तो आज भी है, रेस्टोरेंट तो आज भी वही है, लेकिन इसका मालिक बदल गया है। तो पुराने वाले मालिक ने जिस दुकानदार से उधार में माल ला रखा था, पुराने वाले दुकानदार ने कहीं से लोन ले रखा था, किसी से उधार में सब्जियां लाता था, किसी से उधार में किराने का सामान लाता था, वो सारे उठ के आ गए मेरे डेस्क पे और कह रहे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। मैंने कहा भैया कौन सा पैसा, मैंने नहीं लिया आपसे कोई पैसा, मैं तो आपकी शक्ल ही पहली बार देख रहा हूं। कह रहे आपने नहीं लिया तो क्या हुआ, लेकिन इस बिजनेस तो लिया है जिस बिजनेस से आपने खरीदा है। ये जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट का कोई नाम ले दो, ताज होटल्स, तो ताज होटल्स ने तो हमसे ही लिया था, तो पैसे कौन चुकाएगा? मैंने कहा मैं थोड़ी चुकाऊंगा। कह रहे ताज होटल्स किसका? मैंने कहा मेरा। तो कह रहे पैसे कौन चुकाएगा? मैंने कहा मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब ओखल में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। मैंने कहा बताओ कितने रुपए देने हैं। उन सबने अपना जोड़ के बताने लगा, तो मैंने टोटल हिसाब लिखा, देखा 1.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। कितने रुपए? 1.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया दे देता हूं, आप चिंता मत करो। मैंने किसी तरह 1.5 करोड़ का चेक काट के उनको दिया। अब बताओ मुझे फायदा हुआ है नुकसान हुआ? अभी 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले मेरी खुशी थी मेरे चेहरे पे, किस चीज की? 1 करोड़ रुपए की। और अब कितने का नुकसान हो गया? 50 लाख का। मुझे सबने निकाल ली, ये बात तो है, ओरली निकाल ली। 50 लाख का सर को नुकसान लग गया बैठे बैठे। मैंने कहा ये तो सौदा गलत ही हो गया। यानी जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो बेटा, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो न केवल उसकी एसेट्स आपकी होती हैं, इस मुद्दे से हमने क्या सीखा? आपकी एसेट्स ही नहीं होती, लाइबिलिटीज भी आपकी हो जाती है। और एसेट्स आती है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट, और लाइबिलिटीज लाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आ रही है बात समझ? तो कभी कभी हम उसका पूरा बिजनेस खरीद लेंगे, पूरा बिजनेस खरीदने पर। यह बात बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, तो याद रख लेना, पूरा बिजनेस खरीदने पर। अच्छा आपको एक और अच्छी बात बताऊं, आपका जो प्रोराटा वाला सवाल होता है ना, जो अभी 8 नंबर में आता है, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही लेंथ, सेम वही वैल्यूज बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाने के बाद 20 नंबर की आती है। वही सवाल जो अभी आप कर रहे हो 8 नंबर में, वही सवाल बीकॉम फर्स्ट ईयर में आएगा 20 नंबर का, और आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। क्या
सब कुछ सेम टू सेम, जो अभी 8 नंबर का सॉल्व कर रहे हो ना, सेम वही सवाल मिलेगा और मार्क्स कितने मिलेंगे उसके? 20 नंबर, और कैलकुलेटर भी देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। हाँ बहुत। आओ चलो सुनो मेरी बात सुनो, पूरा बिजनेस खरीद के लाऊंगा, वापस यहीं पे आ जाओ बेटा, पूरा बिजनेस खरीद के लाऊंगा तो क्या केवल असेट्स आएंगी? नहीं, सन्ड्री असेट्स डेबिट, एक लाइन खाली, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, एक लाइन खाली, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, असेट्स आएंगी तो डेबिट और लाइबिलिटीज आएंगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लोन हो गया, तो ये चीजें आएंगी तो क्रेडिट होंगी। और वेंडर जिससे बिजनेस खरीद रहे हैं उसका नाम तो अभी भी आएगा, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? देखो सन्ड्री असेट्स में कौन सी वैल्यू आती है? जितने में एग्रीड वैल्यू है। एग्रीड वैल्यू का मतलब समझते हो? जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग अगर 5 करोड़ की है उनकी बुक्स में तो 5 करोड़ की मैं खरीदूं। अगर मैंने 4.5 करोड़ डिसाइड किया, एग्रीमेंट जो हुआ हम दोनों के बीच में 4.5 करोड़ का डिसीजन हुआ, तो कितना आएगी वैल्यू? 5 करोड़ या 4.5? और अगर 6 करोड़ में खरीद रहा हूं, उसकी बुक्स में कितने की दिख रही थी और मैं कितने में कह रहा हूं, मैंने कहा यार तेरी बिल्डिंग तो 6 करोड़ की लूंगा, तो फिर कितनी आएगी? 5 या 6? जो भी एग्रीड वैल्यू है, एग्री का मतलब जिस पे आप राजी हुए हो, एग्री वर्ड जानते हो, जिस वैल्यू पे राजीनामा हुआ है दोनों में, वो वैल्यू यहां पे आती है। उसी तरह सन्ड्री लायबिलिटीज में भी कौन सी आएगी बेटा? एग्रीड वैल्यू, हाँ या ना? अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वेंडर में वैल्यू आती है परचेज कंसिडरेशन। वेंडर में कौन सी वैल्यू आती है? परचेज कंसिडरेशन। आपको पता है ना, रेड पेन से जो लिखता हूं वो खास याद करने की बात होती है कि भाई ये बात याद रखनी है हमें अलग से, है ना? परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? खरीद मूल्य, यानी बिजनेस खरीदने के लिए जो सौदा हुआ था वो कितने रुपए पे हुआ था? याद है मैंने जो सौदा किया था वो कितने का चेक काट के दिया था? 5 करोड़। वो 5 करोड़ रुपए परचेज कंसिडरेशन होती है। परचेज कंसिडरेशन समझ गए? इसका असेट और लायबिलिटी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? सर जितने रुपए में हमारा सौदा हुआ है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? परचेज। एग्रीड वैल्यू तो असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू से, ये वो वैल्यू है जितने में मैं उसका बिजनेस खरीद रहा हूं टोटल। ठीक है बेटा? टोटल बिजनेस जितने में खरीद रहा हूं। सवाल में साफ साफ दे रखी होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस सवाल में परचेज कंसिडरेशन ना हो, जिस सवाल में परचेज कंसिडरेशन ना हो, उस सवाल में यहां पे बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो। अभी भी नहीं बेटा, सिखा रहा हूं ना, खास बात है तभी तो बता रहा हूं। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो जो बचेगा वो ले लेना, लेकिन तब अगर सवाल में परचेज कंसिडरेशन नहीं दे रखा। 90% सवालों में दे रखा होगा, कोई एक आधा सवाल होगा जिसमें नहीं दे रखा होगा, तो क्या ले लेना? डेबिट माइनस क्रेडिट कर देना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं 90% सवालों में दे रखा होगा, तो यानी ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है और परचेज कंसिडरेशन भी पता है। तीनों चीजें लिखने के बाद डेबिट में भी बैलेंस कम पड़ सकता है, क्रेडिट में भी बैलेंस कम पड़ सकता है। जैसे बैंक की रीइश्यू वाली एंट्री होती थी ना, बैलेंस किसी भी साइड कम पड़ सकता है, इसमें भी किसी भी साइड कम पड़ सकता है। सुनो, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल को डेबिट कर देना। किसको डेबिट करोगे बेटा? गुडविल को डेबिट करोगे। और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो कैपिटल रिजर्व को, कौन से रिजर्व को बेटा? कैपिटल रिजर्व को कर देना। कब? अगर ये जो खाली लाइन पड़ी थी वहां पे क्रेडिट में पैसा कम पड़ रहा है तो किसको करोगे? कैपिटल रिजर्व को। डेबिट में कम पड़ा तो गुडविल लिख देना, क्रेडिट में कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व। दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते ना, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। इसीलिए हमने एक लाइन खाली छोड़ी थी ना बीच में, यही मैं बोल रहा था कि पूरा सुनो। आ रही बात समझ? तो हमें पीसी भी दे रखा होगा, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। अगर डेबिट में पैसा कम पड़े तो गुडविल को डेबिट कर देना उस वैल्यू से, और अगर क्रेडिट में कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व को। कुछ आग्रह आ रहा है समझ में? पक्का? सवाल करने से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये तो खरीदने की एंट्री, अभी तक हमने केवल पहली एंट्री डिस्कस करी है, यानी कि खरीदने की। हम अगर केवल एक असेट ला रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है, मशीनरी डेबिट टू राम। लेकिन अगर मशीनरी के साथ और भी सामान ला रहे हैं, मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लायबिलिटीज भी ला रहे हैं, क्रेडिट टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू वेंडर, यानी कि टू राम। अब अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो गुडविल लिख देंगे, क्रेडिट में कम पड़ेगी वैल्यू तो कैपिटल रिजर्व। याद हो रहा है या नहीं हो रहा? डेबिट में गुडविल, क्रेडिट में कैपिटल। श्योर हो ना सब लोग? लग नहीं रहा अभी चेहरों पे उत्साह, आ नहीं रहा अभी जितना इजी समझाते समय लग रहा था पहले। आ रही है एंट्री? याद हो रही है? पक्का? चलो ठीक है। अब इस बंदे को हम पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक सिखा रहा हूं, ये तो फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक, पेमेंट करने पर अगर हम इसको सवाल में लिखा है कि कोई पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? राम को चेक दिया तो राम रिसीवर है गिवर है?
रिसीवर, तो डेबिट करूंगे क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर। तो राम को क्या करूंगा, डेबिट, यानी कि वेंडर को अब क्या करना है, देखो यहां वेंडर क्या हुआ था, क्रेडिट, क्योंकि खरीद के ला रहे थे तो वो गिवर था, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, रिसीवर। तो वेंडर का जो भी नाम होगा वेंडर को क्या कर दोगे, डेबिट। सुनो, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं कुछ तो टू कैश लिख देना, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक लिख देना। और कभी कभी लिखा होता है बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी, क्या लिखा होता है, बैंक ड्राफ्ट इशू टू राम। तो बेटा बैंक ड्राफ्ट का मतलब भी चेक ही होता है, समझ लो, तो बैंक ड्राफ्ट भी होता है, यहां टू बैंक ड्राफ्ट मत लिख देना, क्या लिख देना, टू बैंक। अच्छा, यहां वैल्यू कौन सी आएगी, सर बड़ी सरल सी बात है, जितने रुपए का हमने पेमेंट किया है वो वैल्यू आएगी, अमाउंट पेड। सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि 2 करोड़ देना है, 1 करोड़ देना है, जितना लिखा उतने रुपए यहां पे लिख देंगे। ये तो था दूसरा पॉइंट कि अगर हमने उसको कुछ पैसा कैश में दिया या चेक से दिया तो एंट्री। अब वो मुद्दा जो आज हमें सीखना है, क्या, शेयर या डिबेंचर ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। हम उस बंदे को कह रहे हैं यार तू एक काम करना, हमारी कंपनी के शेयर या डिबेंचर ही ले ले, क्या कह रहे हैं उससे, तो हमारी कंपनी के कागज ही ले लेना, शेयर या डिबेंचर। तो सेम यही एंट्री बन रही है, जरा ध्यान से देखना, वेंडर डेबिट, क्योंकि हम उसको शेयर या डिबेंचर दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया। टू, जो बदले में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको, या तो इक्विटी शेयर दे रहे होंगे तो लिख देना इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर सवाल में लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो क्या लिख दोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर सवाल में लिखा है डिबेंचर दे रहे हैं तो डिबेंचर का नाम हमेशा उसकी परसेंटेज के साथ लिखा जाता है, और डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड नहीं लगाया जाता। सुनो मैं बता दूं, शेयर का चैप्टर, डिबेंचर का चैप्टर, सारी सेम एंट्रीज होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन जैसे एक वर्ड होता है शेयर कैपिटल, उसे इस चैप्टर में क्या बोलते हैं पता है, परसेंटेज डिबेंचर। मैंने आपको बताया था ना, प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे भी एक परसेंटेज होता है, उसका नाम केवल श्रीमान श्रीमती के तौर पे होता है, उसका कोई यूज नहीं होता। उसी तरीके से डिबेंचर के आगे भी जो परसेंटेज लगा होगा उसका सवाल में कोई भी यूज नहीं होगा, वो केवल श्रीमान की तरह लगा होगा, श्रीमान लोकेश अग्रवाल। उसी तरह परसेंटेज डिबेंचर, मान लो लिखा है 7% डिबेंचर, तो 7% डिबेंचर लिख देना, इस 7% का यूज कुछ भी नहीं होगा सवाल में, ये केवल श्रीमान की तरह काम में आ रहे हैं हमारे लिए। क्लियर है बात, चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, शेयर कैपिटल को उस चैप्टर में जहां शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे वहां इस चैप्टर में क्या बोल देंगे हम लोग, परसेंटेज डिबेंचर। उस चैप्टर में अगर किसी चीज को हम बोलते थे शेयर एप्लीकेशन, तो इस चैप्टर में बोलेंगे हम उसको डिबेंचर एप्लीकेशन। उस चैप्टर में अगर बोलते थे शेयर अलॉटमेंट, तो इसमें क्या बोलेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट। आ रही है बात समझ, सेम टू सेम वही है, बस शेयर कैपिटल को क्या बोलना है, डिबेंचर कैपिटल मत लिख देना, लिखोगे तो फुल मार्क्स कट जाएंगे। शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं, परसेंटेज डिबेंचर्स। आ रही है बात समझ। बाकी शेयर एप्लीकेशन है तो उसे क्या बोलोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट की बजाय इस टॉपिक में क्या आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट। बस कैपिटल वर्ड नहीं आना चाहिए यहां पे, ठीक है। चलो, मुद्दा यह था कि अगर हम शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे, प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, डिबेंचर दे रहे हैं तो परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे, जो भी दे रहे हैं। अब क्या यह जरूरी है हम उसे पार पे ही दें, पार जानते हो, 100 की चीज 100 पे देना, हम प्रीमियम पे भी तो दे सकते हैं, 100 की चीज 110 पे। तुम मुझसे मशीनरी भी खरीद रहे हो, ये भी बोल रहे हो कि मेरे शेयर भी ले लो, और ऊपर से ये भी बोल रहे हो मेरे शेयर हैं तो 100 के, लेकिन मैं 110 में दूंगी। समझ रहे हो, है तो 100 के लेकिन मैं 110 में दूंगी, तो 10 रुपए ज्यादा ले रहे हो, फायदा या नहीं है तुम्हारा, है। तो जैसे वहां पे कैपिटल की पूछ होता था प्रीमियम, उसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा बेटा, डिबेंचर के चैप्टर में, शेयर में नहीं, डिबेंचर के चैप्टर में मैं आपको एक रूल बता देता हूं। सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कहा है कि शेयर्स को पार पे या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। यानी 100 का शेयर 100 पे इशू कर लो पार, 110 पे इशू करो प्रीमियम, 90, 95, 98 पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर का सवाल आ सकता है, कैन शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट, तो जवाब क्या होगा, नो। फिर दूसरा सवाल आता है, कैन डिबेंचर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, तो सरकार ने इसमें परमिशन दे रखी है, डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। यानी डिबेंचर्स 100 वाला 100 पे भी बेच सकते हो, 110 पे भी बेच सकते हो, और 90 पे भी बेच सकते हो। बेटा अगर 90 पे बेचोगे तो आपका फायदा होगा या नुकसान, नुकसान होगा, हाँ या ना। 100 का डिबेंचर अगर 90 पे दोगे तो नुकसान होगा। बेटा उस नुकसान को डेबिट करेंगे, नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो यहां डेबिट होगा किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, पूरा वर्ड तो यह है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर। पूरा वर्ड क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो 100 वाला 90 पे इशू करोगे या 100 वाला 110 पे। एक साथ तो डिस्काउंट और प्रीमियम दो वर्ड नहीं आ सकते ना, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, या तो डिस्काउंट होगा या फिर प्रीमियम होगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो बताओ, ये 3 एंट्रीज जो मैंने सिखाई है समझ में आई नहीं आई? 1 2 3 आ गई। अब जो इसकी वैल्यू है बेटा, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को लगता है कि आपको एंट्री आ गई, इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालते हैं सुनना एक एक करके। ये था अमाउंट पेड, जबकि यहां मैं लिख रहा हूं अमाउंट टू बी पेड। क्या लिख रहा हूं? अमाउंट टू बी पेड। टू बी पेड की हिंदी जानते हो? जितना पे करना है। मान लो मैंने 5 करोड़ का बिजनेस खरीदा और 1 करोड़ का चेक उसको दे दिया तुरंत ही, तो अब मैं शेयर कितने, अब मेरे को और कितने पैसे देने हैं? अमाउंट टू बी पेड का मतलब समझ गए? खरीदा था बिजनेस 5 करोड़ का, अगर मैं उसको 2 करोड़ रुपए दे चुका हूं तो अमाउंट टू बी पेड कितनी हो गई? लॉजिक जा रहा है दिमाग में? ठीक है। अब यहां एक फार्मूला है बेटा। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर, जो भी सवाल में है, मैं नंबर ऑफ शेयर लिख देता हूं। चलो नंबर ऑफ डिबेंचर लिख देता हूं, एक ही बात है ना, नंबर ऑफ शेयर हो चाहे नंबर ऑफ डिबेंचर हो। इसे मल्टीप्लाई कर देना डिस्काउंट के रेट से। मान लो डिस्काउंट 5 रुपए का है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 रुपए से। यहां भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख रहा हूं और यहां मल्टीप्लाई करोगे किससे? फेस वैल्यू से। बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है? फेस वैल्यू 100 रुपए या 50 रुपए होती है, समझ गए ना? और यहां ये प्रीमियम का टॉपिक है, प्रीमियम का। प्रीमियम में कितना आएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू जो प्रीमियम की रेट हो। कौन सी रेट? जैसे मान लो 100 वाला 110 पे इशू किया, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। आ रहा है समझ? कोई बड़ा फार्मूला तो है नहीं, लेकिन अगर तीनों जगह आप देखो तो एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, क्या? नंबर ऑफ डिबेंचर या शेयर कैसे निकालेंगे। तो इस एंट्री में वैल्यू डालने से पहले आपको 2 मिनट के लिए रुकना है और ये वाला फार्मूला जरूर लगाना है। देखो रेड पेन से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर एक ही बात होती है। नंबर ऑफ शेयर या डिबेंचर निकालने का फार्मूला क्या फार्मूला है बेटा? अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? बहुत आसान। मान लो आपको मुझे है ना कोई वैल्यू लेते हैं, 500 रुपए देने थे, मतलब मुझे आप लोगों से 500 रुपए लेने हैं, मैं वेंडर हूं आपका, आपको मुझे आपसे कितने रुपए लेने हैं? 500। आपने कहा सर हमारे पास 500 रुपए तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये मैं अपने घर पे बनाई हुई है ना चॉकलेट्स हैं, ये मेरी क्या है बेटा? घर पे बनाई हुई हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। जानते हो ना आप लोग घर पे बनाते हैं कई लोग स्वीट्स वाली, और वो जनरली 5-5 रुपए में बेचते हैं, 2-2 कितने में बेचते हैं? 5-5 रुपए में, वो गोल गोल सी जो आती है ना? ठीक है, 5-5 रुपए में वो बेचते हैं। तो यानी कि उस चॉकलेट की, बेटा बिल्कुल बंद करके रख दो इसको, उस चॉकलेट की फेस वैल्यू कितनी हुई? 5। तो आपने कहा सर मेरे पास है ना 500 रुपए नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको चॉकलेट्स बना के ला दूंगी, अपने घर से बनाई हुई हैंडमेड चॉकलेट्स ला के दे दूंगी। बताओ आप मुझे कितनी चॉकलेट ला के दो? कितनी जल्दी निकाला? कैसे निकाला? फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ। 100 कैसे निकाला? बोलो। आपने कहा सर, सुनना मेरी बात सुनना, सुनो। आपने कहा सर अमाउंट टू बी पेड, सर आपको पैसे कितने चुकाने हैं? डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 चॉकलेट 5। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चल गई, हाँ या ना? नंबर ऑफ चॉकलेट्स। मैं बस आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बेटा चीजें आप लोगों को आती हैं, बस आप उसे अकाउंट्स अपनी पढ़ाई समझ के आप समझते हो कि वो आपको आ नहीं रही है। ये फार्मूला लिखते हैं आप लोग के एक्सप्रेशंस गायब हो गए थे चेहरे से। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है या नहीं पता है? पता है। अब चेंज करते हैं सिचुएशन को। आपने मुझसे ये कहा सर वैसे तो मैं सबको चॉकलेट 5-5 रुपए की देती हूं, लेकिन आप हमारे टीचर हो ना, सर आपको 5 वाली चॉकलेट 1 रुपए डिस्काउंट पे दूंगी, 1 रुपया डिस्काउंट पे दूंगी। तो अब बताओ कितनी चॉकलेट लेके आओगे मेरे लिए? अब आप मुझे 5 रुपए में दे रहे हो, 4 रुपए की एक चॉकलेट लगा रहे हो, मेरे लिए रेट क्या लगा रहे हो? 5 रुपए, 4 रुपए। 4 रुपए लगाने से ज्यादा चॉकलेट दोगे या कम चॉकलेट दोगे? या कम? ज्यादा। बताओ कितनी चॉकलेट दोगे? 125 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? लेके आना चॉकलेट्स। आओ। तो अब आपने कहा सर अगर मैं आपको डिस्काउंट पे दूं तो कितनी चॉकलेट देनी पड़ेगी? 5 रुपए में से 1 रुपया कम कर दो, यानी 500 डिवाइड बाय 4। इस बार आप मुझे कितनी चॉकलेट दोगे? 125 चॉकलेट दोगे। ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ गया।
फिर उसने बोला क्या, कहता सर 500 की चार में तो मैं अपने पापा जी को ही नहीं देता, आपको क्या दूंगा, आपसे तो 6 रुपए लूंगा, 6 रुपए लूंगा। 6 से तो डिवाइड नहीं होगा ठीक से, कह रहे 6 से डिवाइड नहीं होगा, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। 5 के क्या 15 आओ, वो कह रहा है सर 5 वाली चॉकलेट तो यहां पे काम करें, वैल्यू चेंज करते हैं, 600 रुपए रख लेंगे, चलो 600 नहीं वही रख लेते हैं, चलो जो थी। कह रहे मैं 5 वाली चॉकलेट आपको 5 रुपए में नहीं दूंगा, मैं आपको लगाऊंगा 8 रुपए में। कितने रुपए में लगाऊंगा, 8 रुपए में। तो बताओ बेटा वो मुझे कितनी चॉकलेट्स देगा, 5 + 3, इस बार किससे डिवाइड करोगे, माइनस डिस्काउंट या प्लस प्रीमियम, तो 5 और 3 8 से डिवाइड करोगे, तो 500 को 8 से डिवाइड कर लो, 62.5। कह रही 62 चॉकलेट तो हाथ में दूंगा, आधी चॉकलेट तोड़ के दूंगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर सवाल में होगा तो अप्रॉक्स करना पड़ेगा, आएगा नहीं पेपर में अप्रॉक्स। आधा शेयर फाड़ के नहीं दिया जा सकता, चॉकलेट छोटी बनाई जा सकती है, शेयर आधा फाड़ के नहीं दिया जा सकता। अगर आएगा तो इसको राउंडेड ऑफ ऊपर वाली टर्म में करना होगा, लेकिन आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहो। बताओ बात समझ में आई। तो ये जो मैं फार्मूला लिख रहा था, आप लोगों को ऐसा लगा पता नहीं क्या याद करना है, कुछ याद करना है इसमें, ये तो आपको पता है ना, फेस अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम प्लस कर देना, और डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट माइनस। इससे निकल क्या रहा है, क्या चीज निकल रही है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यानी कितने कागज देने हैं वो बात पता चल रही है। अब उसे मल्टीप्लाई कर देना, डिस्काउंट डेबिट किया है तो डिस्काउंट के रेट से, डिबेंचर क्रेडिट किया है तो जो फेस वैल्यू है उससे, फेस वैल्यू यानी कि 5 रुपए से, और प्रीमियम में वो 3 रुपए जो प्रीमियम थे 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा। तो ये था हमारा टॉपिक बेटा, मैंने लगभग 26 मिनट यानी कि आधी घंटा केवल 3 एंट्री सिखाने में लिए हैं। आप लोग समझ रहे हो, मैं हमेशा क्या करता हूं बेटा, आपको कॉन्सेप्ट को इसको बिल्ड करो अच्छे से। सवाल अभी करने 10-12 हमें, ठीक है, कर रहे हैं बहुत सारे सवाल, लेकिन आधी घंटा केवल 3 एंट्री सिखाने में ले लिया, जिसको जब मैंने क्लास शुरू करी थी तो ऑलरेडी 2 मिनट में बात कर ली थी, है ना। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया, घर जाके इसको अच्छे से याद करना। मैं हमेशा कहता हूं प्रोराटा भी याद करना है तो जिस दिन पहले दिन जो मैंने टेबल बनवाई थी उसे आप याद करो। जर्नल एंट्रीज याद करनी है तो जो पहले दिन लिखवाई थी वो याद करो। तो ये जो पहले दिन लिखवा रहा हूं ये याद करो, 11 सवाल सारे एक ही टॉपिक पे हो जाएंगे, बस आपको ये आना चाहिए। डन, करें सवाल शुरू इस पे। चलिए एक काम करते हैं, वीडियो को इसी पे करते हैं, सवालों के लिए अलग वीडियो बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।